आज के इस भरोसा सम्मेलन में जो नेतागण उपस्थित है, हमारे केंद्र के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी और सीनियर लीडर श्री ताम्रध्वज साहू जी और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के सारे सदस्यगण, पीसीसी के सभी नेतागण, डीसीसी, ब्लॉक, यूथ, महिला सेवा दल, सभी संगठन के हमारे साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ माता दी। ये छत्तीसगढ़ का जो सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी नेताओं ने इसमें भाग ली, तो ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में या किसी भाग में नहीं हुआ। ये पहली बार है कि हर जगह ये भरोसे का सम्मान यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन है, जरा सोच के आप देखिए कि भरोसे का सम्मेलन के बजाय भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन अगर कहे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ भरोसे का सम्मेलन बोले तो सिर्फ भरोसा दिए उसका सम्मेलन, ऐसा अर्थ निकलता है मेरे हिसाब में, क्योंकि मेरी हिंदी जरा कमजोर है ना। लेकिन ये भरोसे का अनुष्ठान सम्मेलन, तो ये अनुष्ठान करके लोगों को पैसे देकर, महिलाओं को मदद करके, विद्यार्थियों को मदद करके, युवाओं को मदद करके, किसानों को मदद करके अनुष्ठान होने के बाद ऐसे सम्मेलन हर जगह हो रहे। तो ये अनुष्ठान सम्मेलन बहुत भारी संख्या में चल रहा है, तो इसीलिए मुझे खुशी है और मेरी अध्यक्षता में कांग्रेस के 85वां महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ। ये मेरे जीवन में भी एक नया इतिहास यहाँ पर आपने स्थापित किया। इस भाजपा सरकार नगर नार स्टील प्लांट का जो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, अभी उसका जिक्र भूपेश बघेल जी ने किया। अगर नगर नार स्टील कारखाने जो 2009 में अप्रूव हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी।
क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा। अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा। इसीलिए ये जो है स्टील प्लांट, इसको मजबूती के साथ आप लड़ना होगा और इसको बना के आप बताना होगा, क्योंकि इसका फायदा गरीबों के लिए है। करोड़ों रुपए का यहाँ पर व्यवहार होता है और युवकों को नौकरी मिलती है। इसीलिए ये जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट इसको चलाए और मजबूती के साथ अगर इसको चला दिए तो हजारों लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। मोदी साहब हमेशा अच्छे इंस्टीट्यूशन को भी खराब करते हैं और उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के लिस्ट में भी डाल दिया था। कई प्लांट उन्होंने हर जगह बेचते आए, कांग्रेस बनाते आई, मोदी जी बेचते जा रहे। हम लोगों को मदद कर रहे हैं लेकिन वो उनकी रोटी रोजी छीन ले रहे हैं। यह आप सोचना चाहिए, खासकर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और आदिवासी गरीब लोग, ये सोचना जरूरी है, क्योंकि पैसे वालों को कोई दुख और दर्द नहीं है। उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, अच्छे से रहने के लिए पैसे हैं, अपने जीवन बिताने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब अपने पेट भरने के लिए काम करता है और वो कुछ नहीं मांगता, हमारे हाथ को काम दो। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने नरेगा योजना लाई। नरेगा योजना से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को काम मिल रहा है और जो स्टेट में ये नरेगा का काम कराते हैं उन चीफ मिनिस्टरों को भी सताते हैं। सेंट्रल से जल्दी फंड नहीं आती, उसके वजह से काम रुक जाता है। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा बड़े हिम्मत के साथ कि भूपेश बघेल, केंद्र से पैसा आने दो या नहीं आने दो, लेकिन अपना काम कभी उन्होंने रोका नहीं। ये देन है, ये कांग्रेस की देन है और बघेल साहब के मंत्रिमंडल की देन है। सभी ने मिलके इस छत्तीसगढ़ के सरकार को आप चला रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और जो काम केंद्र सरकार करना चाहिए वो काम हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर चला रही है, कर रही है। मोदी साहब यहां पर आए और छत्तीसगढ़ के जंगल, जमीन, पानी, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। उन्होंने यहां आए सिर्फ छत्तीसगढ़ के सरकार को गालियां देना और ये कहना, यहां तक मैं भी सुना कि ये सरकार गोबरी बेच के पैसा खा रहे हैं। अरे गोबरी बेच के पैसा अगर खाते तो इतना डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं होता। गोबरी बेचने वाले, खाने वाले गाय के नाम पे बीजेपी है, कांग्रेस नहीं।
कांग्रेस हमेशा लोगों की मदद करती है, लोगों को मजबूत बनाने के लिए गोबरी लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना, दूसरे चीज भी छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको भी ये सरकार मदद कर रही है। लेकिन मोदी साहब को ये सहन नहीं हो रहा। वो हमेशा कांग्रेस को सरकार कैसा गिराए और कांग्रेस को कुछ ना कुछ बोल के दबा लगाने का काम उनका है। और इस छत्तीसगढ़ में जो डायरेक्ट बेनिफिट 5 सालों में 1,75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है और 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। इतना रहते हुए मोदी जी ये कहते हैं छत्तीसगढ़ में करप्शन है। अरे 15 साल आपने रूल किया, 15 साल में बीजेपी क्या करके दिखाई? जैसा कि धान खरीदने का उन्होंने कहा, जो लिमिट थी उससे भी ज्यादा खरीदने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने की, भूपेश बघेल ने किया। हर चीज केंद्र सरकार जो कहती है उससे भी आगे जाकर छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। भाइयों, मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले तो 27 जिले थे, आज कम से कम 33 जिले हो गए। पहले 150 तहसील थे, आज 233 तहसील हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों की आमदनी 38% बढ़ी और राशन कार्ड भी उसी ढंग से बढ़ता गया। 53 से आज 73 तक हुआ है। तो इसलिए आप सोचिए, जो चीज पिछले गवर्नमेंट ने नहीं की, बीजेपी ने नहीं की, वो काम अगर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और सरकार करती है, यहां पर आकर मोदी साहब उनका प्रशंसा करना चाहिए। वो छोड़कर वो गालियां देने का एक ही सुन, बार बार सबको कुछ ना कुछ बोलते हैं। और यहां तक उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पार्टी आउटसोर्सिंग की है। ये कहते हैं, अरे आउटसोर्सिंग तो उन्होंने किया, अदानी को दिया, बड़े बड़े लोगों को दिया, उनकी सरकार को, बीजेपी की सरकार को वो लोग चला रहे। हमारे पास तो लाखों कार्यकर्ता है, सैकड़ों नेता है, हम चलाते हैं कांग्रेस को। हम तुम्हारे जैसे आउटसोर्सिंग नहीं है। इस देश में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के तहत अगर आपको चलना है तो सबको लेके चलना। लेकिन यहां पर तो सिर्फ 2 लोग चलाते हैं सरकार केंद्र की, 2 ही लोग चलाते हैं। एक तो मोदी साहब कहते हैं, दूसरा अमित शाह उसको अनुष्ठान में लाते हैं। 2 ही लोग, दूसरे किसी को पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। कभी हमारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर आपने चर्चा की, आपको क्या चाहिए, क्या कमी है, लोगों के समस्याएं क्या है,
ये कभी उन्होंने नहीं पूछा। और शायद बघेल साहब यहाँ बैठे हैं, सिंहदेव जी बैठे हैं, कभी आपको बुलाकर अपने टेबल पे घंटों से कब बात किया, कोई चर्चा की? तो जिस आदमी के पास डेमोक्रेटिक तरीके से बात करने की एक हिम्मत नहीं होती, वो देश को कैसा संभालेंगे? देश को कैसा संभालेंगे? बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और यहां तक कि अच्छा करने के बजाय चीफ मिनिस्टरों को, सरकारों को धमकी देते हैं। मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनेंगे तो मैं आपके पीछे ईडी लगाऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर आप नहीं सुनेंगे इनकम टैक्स लगाऊंगा। इस ढंग से उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस, सबको, सब पुलिस ऑफिसर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, देश को ईडी और सीबीआई, इनसे अगर सरकार चलाना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आपकी जरूरत नहीं। आप घर में बैठिए, बस इतना क्यों घूम रहे हो? फिर हर जगह जा रहे हैं। तेलंगाना जाते हैं, वहां कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, मेघालय जाते हैं, हर जगह जाते हैं और झूठ बोल के आते हैं। अभी आप ही ने कहा, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बघेल साहब ने बोला झूठ। मेरे को तो उनका झूठ बातें सुन सुन के बेजार होगा, क्योंकि मैं उनकी बातें 9 साल से सुन रहा हूं, तो आप 5 साल से सुन रहे हैं, तो आपको आधा मालूम है, मेरे को पूरा मालूम है। तो ये जो मोदी करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। सिर्फ झूठ ही नहीं, झूठों के सरदार है वो। कोई आदमी, ठीक है भाई, पहले बोले वो कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देता हूं। 2 करोड़ नौकरियां मिले आपको तो हम समझेंगे चलो एक झूठ बोले। दूसरा बोले 15-15 लाख तुमको घर में, तुम्हारे जेब में डालूंगा, बोले मिले, चलो ये भी एक झूठ है समझेंगे। और किसानों का आमदनी 2 गुना करूंगा, हो गया आपका। जो भूपेश ने दिया वही है आपके पास। मोदी का क्या है बोलिए आप? तो मोदी झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं झूठों के सरदार। एक बार बोले तो ठीक है, चलो भाई कोई गलती में बोले, इसके लिए वो, लेकिन झूठ पे झूठ, हर बात और हर जगह जाते हैं। अरे म्युनिसिपैलिटी, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं छोड़ रहे, तुमको कहां छोड़ेंगे? एमएलए इलेक्शन वहां चले, कर्नाटक में भी आए, हर जगह घूमे, छत्तीसगढ़ हर जगह कोना कोना छप्पा मार रहे, राजस्थान में जा रहे, मध्य प्रदेश में जा रहे, तेलंगाना में जा रहे, तो हर दिल्ली से लेकर गली तक घूम रहे, दिल्ली से लेकर गली तक घूम रहे, लेकिन लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, कांग्रेस आने दो, ये खुद लोग कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी, मैं और एक पूछता हूं, जब आपके नाम से इतने वोट आते हैं पार्लियामेंट में, मैं सब वोट लाता हूं, आप कहते हैं, फिर आपको हर राज्य में घूमने की क्या आवश्यकता है?
हर राज्य में आप घूम रहे हो, लेकिन जहां जा रहे हो वहां हार रहे हो। आप भी देखिए, कर्नाटक के कोने कोने में छप्पे वो गए, लेकिन वो हार के आए। हिमाचल में गए, वो हार के आए। अब ये 5 स्टेट का इलेक्शन है, यहां पर भी वो हार पाएंगे, वो हार जाएंगे, ये एक आप लिख लीजिए। फिर भी हर जगह जाते हैं। आज अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट उनसे भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा अपोजिशन पार्टी की सरकारें हर स्टेट में है। अगर आपके पास इतनी जादू की छड़ी थी या है, तो आप वेस्ट बंगाल कैसा हारे, छत्तीसगढ़ कैसा हारे, राजस्थान कैसा हारे, और हमारे तमिलनाडु कैसा हारे। आप देखिए कितने हैं, 12, 15, 16 स्टेट हारे। फिर भी वो बात कहते हैं कि लोग मुझे चाहते हैं, इसीलिए मैं ये करता हूं। अगर लोग चाहते तो इतने राज्यों में तुम नहीं खोते थे। बीजेपी सरकार वहां भी आती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि आप हमेशा एक दूसरों की योजनाओं को फेल करना इनका आदत है। तो इसलिए उन्होंने हमेशा बोलते हैं आपकी गारंटी अलग है, कांग्रेस की गारंटी अलग है, लेकिन उनकी गारंटी क्या है? 35 साल उनके रिकॉर्ड बेरोजगारी का है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार रखना, ये उनकी गारंटी है। ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बढ़ाना, ये उनकी गारंटी है। हमारी गारंटी क्या है? लोगों को सस्ता अनाज देना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को एमएसपी बढ़ाना, यह हमारी गारंटी है। लेकिन उनकी गारंटी लोगों को सताने का, और जो काम एक छत्तीसगढ़ में होता है वो गुजरात में नहीं हुआ। गुजरात मॉडल अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप मरेंगे। छत्तीसगढ़ की मॉडल अगर आप स्वीकार करेंगे आप बचेंगे। तो ये आपका काम है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सोचिए, सोचकर कदम उठाओ और घर घर जाके अपील करो। ये तो सरकारी काम है, बहुत काम सरकार का उन्होंने किया है। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, उनको और आप लोगों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि जब तक आप उनके पीछे मजबूत है, उनके साथ है, तो कोई कांग्रेस सरकार को बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी इसको खराब नहीं कर सकता। भाइयों, और एक मुद्दा हर जगह वो कहते हैं, हमने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाया और कांग्रेस वाले उसको विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। अरे अमेंडमेंट 52, 53, 54 किसने लाया? छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों में, तालुका पंचायतों में जो आपको रिजर्वेशन मिला है, जो महिलाएं, माताएं आज कुर्सी पे बैठे हैं अध्यक्ष होकर, उपाध्यक्ष, वो किनके वजह से?
ये कौन किए? ये तो कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, बाद में वो नरसिंह राव जी ने उसको कानून के मुताबिक आगे लाया, लेकिन इसका भी क्रेडिट वही लेते हैं। अरे आप तो महिलाओं के बारे में कभी भी उनकी हमेशा उनका एक ये है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो महिलाओं के खिलाफ है। महिलाओं को कभी भी उन्होंने आगे आने नहीं दिया। ये जनसंघ का हो, अब भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के विरोध में है। जब कांग्रेस कर रही है तब वो आगे आते हैं। यही लोगों ने जब राजीव गांधी जी के जमाने में और देवेगौड़ा जो हमारे पार्टी के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त हमने जो पास करवाया था उसको भी अगर किसी ने विरोध किया तो ये बीजेपी ने विरोध किया, इसीलिए हमारा बिल उस वक्त गिर गया। और हमको ये क्या है, एक कहावत है हिंदी में, मेरे को ठीक नहीं आ रहा, चोर उल्टा ऐसा, अच्छा ठीक है, चोर उल्टा कोतवाल को ढाके, ऐसा काम तो वो कर रहे गलत, और हमको बोल रहे हैं कि कांग्रेस आ रही। गरीबों के लिए हम कुछ देना चाहते हैं, मां बहनों को देना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट को देना। अरे भाई शेड्यूल कास्ट को तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तुम क्या देते हो? शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन है, तुम क्या देते हो? उनको भड़काने का आदिवासियों को मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, और ये लोग वो छीनना चाहते। अरे छीनना हम नहीं चाहते, तुम तो छीनना चाहते थे, हमने उसको रोक दिया, रख दिया, और आगे हमारी गवर्नमेंट आई, ये पहला हम काम करेंगे। तुम्हारा क्या है? तुम 1934 का 2034 का बता रहे हैं। आज अगर उनमें महिलाओं के लिए प्रेम है, गरीबों के लिए प्रेम है, पिछड़े हुए वर्गों के लिए प्रेम है, तो अब जो संख्या अस्तित्व में है 543, आप उसी में करो। जब बढ़ गया संख्या तो उस वक्त फिर सीट भी बढ़ जाएंगे, लिमिटेशन होगा, अगर ज्यादा आ गए फिर हम उसको बढ़ाएंगे। नहीं, वो नहीं चाहते। वो बोल रहे हैं अब कि सेंसस होना, उसके बाद में डिलिमिटेशन होना, और ये सब होने के बाद ये 2034 में आएगा। यानी उनकी नीयत अच्छी नहीं है, और नीयत अच्छी नहीं रहने की वजह से अब गांव-गांव फिर के ये प्रचार कर रहे कि कांग्रेस वाले हमको मदद नहीं करे या मजबूरी में मदद करे। और मजबूरी में अगर मदद करते, हम ये जो पंचायत में, जिला पंचायत में, म्युनिसिपालिटी में रिजर्वेशन लाते। सोनिया गांधी जी का ये पण था कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिला के रहूंगी, और उन्होंने पूरे कोशिश की। और दूसरी चीज ओबीसी का, अब भाई जनसंख्या के आधार पर जनगणना कराना, और जो हमारा जनगणना है, वो जनगणना के लिए हम इसलिए तैयार है, उसमें गरीब लोग बहुत है, पिछड़े लोग बहुत है, अति पिछड़े बहुत है, हरिजन, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, और ऐसे लोग हैं। अगर एक बार सेंसस हुआ ओबीसी का, तो कौन कहां है, कितने लोग पड़े हुए बैकवर्ड्स में है, कितने लोग पड़े हुए शेड्यूल कास्ट में है,
कितने लोग नौकरियों पे है, ये सारा निकल के बाहर आएगा। तब हमको मालूम होगा किनको क्या ट्रेनिंग देना, किनको क्या बताना, किनको कौन सा मदद करना, पैसे से किसको मदद करना, जमीन अगर नहीं है तो उसको कैसा देना। ये इन तमाम चीजों को गरीबों को मदद करने के लिए हमने डिमांड किया कि ये गरीबों की, बैकवर्डों की जनगणना होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, उनको आप कीजिए। अब कर्नाटक में भी रेडी है, कर्नाटक में भी पहले से ही रेडी है, लेकिन वो बाहर नहीं आया, अब आ जाएगा। बिहार में 2-3 दिन पहले उसको बाहर निकाला गया, उसमें सारी चीजें हैं मालूम। लेकिन मोदी साहब क्या कहते हैं, ये कांग्रेस वाले, ये अपोजिशन वाले देश को तोड़ने के लिए, लोगों में फूट डालने के लिए, महिलाओं में फूट डालने के लिए, महिलाओं के हकूक छीनने के लिए ये कर रहे हैं, ये उनका कहना है। तो ये चीजें जरा आप लोग होशियार हो गए, थोड़ा मोदी साहब जानना चाहिए। अब पहले के जैसा नहीं, 2014 में आए गलती से फिर एक बार 2019 में आए, लेकिन यही खेल आगे नहीं चलने वाला है। हर कम्युनिटी के लोग होशियार हो गए और देश को बचाने वाला तुम एक ही नहीं, आप अकेले ही गुत्ता नहीं लिए। देश को बचाने वाले, देश में एकता रखने वाले हम हैं, हम सभी लोग उसके लिए लड़ते हैं। देश को एकता से रखने के लिए ही इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान खोई, राजीव गांधी जी ने अपनी जान खोई, और आज राहुल गांधी पाद यात्रा करते हैं, हर जगह जाते हैं और आज बैकवर्ड के लिए लड़ रहे हैं। और इसके बावजूद भी हम हमारे को टीका कर रहे हैं। अब हमारे 4 मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री से 4 मुख्यमंत्री है। 4 मुख्यमंत्री में आप बताइए हम उनको रिप्रेजेंटेशन ठीक दिए या नहीं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? बघेल है। बघेल बैकवर्ड है क्या है? तो बैकवर्ड है। कर्नाटक में सिद्धरामैया है और वो एक धनगर कम्युनिटी, शेपर्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो भी बैकवर्ड है। राजस्थान में गहलोत जी, वो भी बैकवर्ड है। अरे हमारे पास 4 मुख्यमंत्री है, उसमें 3 बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। और आपके पास किसी बैकवर्ड को भी लिए, किसी शेड्यूल कास्ट को भी लिए, तो अंतर इतना दूर रहता है, उसके साथ पाप विचारों, चीफ मिनिस्टर भी बात नहीं करता, कैबिनेट मिनिस्टर से उन्होंने बात नहीं करते। सबका वो पहले हम देखते थे, पहले सब टीवी ये नहीं थे, वो दूरदर्शन देखते थे। वैसा ही आज मोदी साहब उन कैबिनेट मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, अच्छे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनको दूर से दर्शन देते हैं। इसीलिए वो दूरदर्शन अब वहां गया है। पहले जो आकाशवाणी में इसमें था, वो डिपार्टमेंट में था, अब दूरदर्शन मोदी जी के पास है। सबका दूर से दर्शन देते, नजदीक जाना बड़ा मुश्किल है उनको। कहीं फोटो कीटू के लिए कहीं खींच के जबरदस्ती से लेते हैं, वो बात और है। लेकिन यहां हमारे पास चीफ मिनिस्टर, हमारे नेता राहुल गांधी जी लोगों में मिल रहे, कारपेंटर के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, छोटे बड़े लोगों के पास जाते हैं, अमृतसर में जाके वो जूते पॉलिश करते हैं, सेवा करते हैं, उनके कटोरे धोते हैं। ये हमारा
मकसद है। और हमारे नेता लोग जनता के नजदीक है। ये दूरदर्शन नहीं देते हमारे लोग। जो हमारा बहुत बड़ा 4,500 किलोमीटर का जो ये चला भारत जोड़ो यात्रा, हर एक लोग से मिले, हर एक को गले लगा लिए, हर एक के साथ चले, बूढ़ा हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबके साथ चले। मोदी जी के पास है वो? देखिए कभी छत्तीसगढ़ में आके किसी से मिला ऐसा? अब जब ये नहीं है, जिसके पास कंपैशन नहीं है, करुणा नहीं है, वो आदमी दूसरों के बारे में ठीक से नहीं सोचता। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेता। मैं यही कहूंगा कि जो काम हमने पहले से करते आए हैं और करते रहेंगे, और ये जो झूठे लोग हैं, झूठों के सरदार जो लोग हैं, इनको जरा दूर रखिए आप, और उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं आखिरी बात एक बोलता हूं, ये देश में जो सबको वोटिंग का हक मिला, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर के वजह से मिला, ये याद रखिए। जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसकी उम्र उस वक्त 21 थी, आजादी मिलने के बाद सभी 21 वर्ष के पुरुष हो या महिला हो, उन सबको वोटिंग का अधिकार मिला। अमेरिका में आजादी मिलने के कई सालों को बाद महिलाओं को वोटिंग मिला, यूके में मिला, फ्रांस में मिला, कई सालों के बाद। यहां जिस दिन संविधान तैयार हुआ, उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, दलितों को मिला, पिछड़े को मिला, सबको मिला। मिला या नहीं? क्या उस वक्त मोदी जी पैदा हो गए थे? क्या शाह पैदा हो गए थे? अरे हमने सब कुछ करके दिया। अगर हम इस लोकतंत्र को नहीं बचाते, इस संविधान को अगर हम नहीं बचाते, तो मोदी और शाह जैसे लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बन सकते थे। यह हमारी देन है, हमारा गिफ्ट है। इसीलिए तो शुक्रिया अदा करो। वो सब छोड़ के एक परिवारवाद परिवार में कौन है भाई? क्या गांधी परिवार में 89 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बना? बोलिए आप, कोई प्राइम मिनिस्टर बने? क्यों हिचकिचा रहे हो? कोई नहीं बना। और जब सोनिया गांधी जी बनी, जब मौका था, लोग जाकर उनसे मिले, उनको कहा कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनो, सभी लोग हम चाहते हैं, मेजॉरिटी आपके साथ है, लोगों ने कहा। तब सोनिया गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जैसे आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री बना के छोड़ा। अरे ये है हमारे उसूल। तुम्हारे पास तो लड़ रहे कुर्सी के लिए, और मोदी जी छोड़ रहे नहीं कि बाकी के लोग बड़े परेशान हैं कि मोदी भाई कितने दिन इन्हें ही रहेगा, हमको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सोच रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी एक एक को हटा रहे। ये मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे, सब जो लोग सेंटर में जितने भी मिनिस्टर थे, उनको यहां लाके भर्ती कर रहे, रिक्रूट कर रहे। तो ये जो चीजें है, उनमें है। हमारे पास कोई नेता कुर्सी के लिए नहीं ये करा, नहीं लड़ा।
कुर्सी गरीबों के लिए लड़ा, गरीबों के भलाई के लिए लड़ा, लेकिन आज वो लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे और कुर्सी के लिए जो कुछ भी पूछो हमने किया बोलते हैं। अरे तुम जो किया उसका क्रेडिट ले, जो नहीं किया उसका भी आप ही क्रेडिट ले रहे हो। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। और आज जो हमारा एक ही आने वाले हमारे असेंबली के चुनाव हो और उसके बाद में पार्लियामेंट के चुनाव हो, उस पार्लियामेंट के चुनाव में और असेंबली के चुनाव में आप लोग जोरदार मेहनत करके गांव-गांव जाके कि हमको कांग्रेस को मजबूती दो, और अगर इसको मजबूती मिली तो मैं ये कहूंगा कि फिर से कांग्रेस पार्टी की राज इस छत्तीसगढ़ में आएगी। और आज जितने भरोसे पूरे उन्होंने अनुष्ठान किया और जो उनके आगे आने वाले जो मैनिफेस्टोज है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो और वायदे करेंगे वो पूरा कांग्रेस पार्टी निभाएगी। इसीलिए मैं ज्यादा और उचित नहीं समझता कि आपका समय लूं, और एक ही बात मैं कहूंगा कि आपके पास हिम्मत है, आपके पास सब कुछ है, डरो मत। तो डराएंगे थोड़ा कुछ, वो मैं हमेशा यहाँ होते ही रहता। अच्छा कोई कार्यक्रम रहा, मोदी जी की टीम आती है तो हारने दो जीतने दो, वो फील्ड में रहते ही है। क्योंकि जब मेरा यहाँ पर इलेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पर अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के दिन ही उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी की धाट डाली, सीबीआई की डाली, लेकिन लोग डर रहे नहीं। उन्होंने डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो नियत से हमारे लोग हैं वो डर रहे नहीं। जब नहीं डरते हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ कहते हैं। और मैं एक ही आप सभी लोगों के तरफ से मोदी जी को एक बात विनती करूंगा, कम से कम एक मीटिंग कम करके मणिपुर जाके आप एक मीटिंग बोले। 6 महीने हो गए, दंगे चल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं को नंगे करके फिरा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। वहां आप नहीं जा रहे? आपको वो मणिपुर क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? वहां इसलिए नहीं जा रहे, इनको आने ही नहीं दे रहे वहां। और यहां फिर रहे कहा जहां लोग मजबूत है, अच्छी सरकारें चल रही है। ये भूपेश बघेल को कैसा मैं आगे ढकूं, राजस्थान को कैसा मैं निकाल दूं, हर चीज, अब कर्नाटक को कैसा मैं निकाल दूं। देखिए, ऐसा करने से नहीं होता। देश के लोगों की चिंता करना चाहिए। मणिपुर में जो चल रहा है, मोदी साहब चुप बैठने की वजह से चल रहा है। मोदी साहब हिम्मत नहीं कर रहे। मैं समझूंगा मोदी साहब हिम्मत हारे हैं। अगर आपके पास हिम्मत है तो जाके वहां पर सुलझाओ। वहां सुलझाना नहीं चाहते आप, चलने दो, कितना दिन चलता है। हमारे राहुल जी जाके आ गए, 21 एमपी जाके आ गए। भाई आपको क्या होगा? आपके पीछे तो एक 25 गाड़ियां 40 गाड़ियां रहते हैं, और आपके पीछे बंदूकधारी लोग भी रहते हैं।
इतने व्यवस्था रहने के बावजूद भी आप डर रहे हो, वहां जा रहे नहीं, इसका मकसद क्या है? तो भाइयों, कम से कम एक मीटिंग छत्तीसगढ़ में कम करके या हमारे तेलंगाना में कम करके या अपना राजस्थान में कम करके कहीं तो एक मीटिंग कम करके कम से कम एक बार तो मणिपुर जाके आने दो। यही मैं अपील करता हूं आपके ओर से, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि उधर अपने दक्षिण में तो उनकी दुकान बंद हो गई है, क्योंकि अब तमिलनाडु में कुछ नहीं है, उसके बाद में केरला में नहीं है, उसके बाद कर्नाटक में नहीं है, उसके बाद अब इसमें आंध्रा में तो उनका कुछ भी नहीं है, और अब एक तेलंगाना का है, वहां तो आने वाला नहीं है, वहां भी कांग्रेस ही आएगी। तो इसीलिए उन्होंने दक्षिण दरवाजे को बहुत बड़ा अलीगढ़ का ताला लगा दिया। कोई बीजेपी वाला नहीं जाना वहां पर, ये उनका ही कहना है। तो इसीलिए आज आप सभी मिलके हमको मदद करेंगे, साथ देंगे, और जो कार्यक्रम हमारे भूपेश बघेल जी और उनके साथियों ने किया है, अच्छा काम किया है, उसको और मजबूती से आप काम करवाइए और मौका दीजिए। इतना कहते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।